क्या कोई कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो पूरे कंट्री की ज़मीन, खेत, रिवर्स और पीने के पानी को कंटेमिनेट कर दे, लाखों लोगों की ज़िंदगी रिस्क में डाल दे और फिर अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को पूरी ताकत से सप्रेस कर दे, चाहे इसके लिए उसे आर्मी का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। दुनिया की बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज़ और पावरफुल लोग भी उसकी बैक पर हों और मीडिया और पैसा इस्तेमाल करके अपने हर क्राइम को हाइड कर दें। आज हम आपको एक ऐसी ही कंपनी की कहानी बताएंगे जिसने अपने प्रॉफिट्स के लिए लाखों इंसानों की ज़िंदगी जियोपडाइज कर दी। ये कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी में। 1833 में लंदन में एक बड़े बिजनेसमैन सैमुअल से, जिन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया। सैमुअल के जाने के बाद 1870 में उनका बिजनेस उनके 2 बेटों के पास चला गया। बड़े बेटे मार्क्स ने केरोसिन यानी मिट्टी का ऑयल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। उस टाइम ये ऑयल शिप्स के बैरल्स में भेजा जाता था और अक्सर लीक हो जाता था। मार्क्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑयल टैंकर्स डिज़ाइन किए ताकि ऑयल सीधे पोर्ट्स पर डिलीवर हो सके। 1892 में उनके टैंकर्स के ज़रिए ऑयल स्विस कनाल क्रॉस करके एशिया मार्केट्स जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुंचा। ये पहला मौका था जब एशिया और यूरोप की सप्लाई चेन ओशन से कनेक्ट हुई। मार्क्स ने देखा कि ये बिजनेस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उस टाइम सिर्फ स्टैंडर्ड मिल रोकर फेलो फैमिली ही ऑयल सप्लाई कर रही थी और वो केवल यूरोप तक लिमिटेड थी। जब स्टैंडर्ड मिल को पता चला कि मार्क्स एशिया गया है तो उन्होंने ऑफर किया कि वह उनके टैंकर्स भी सप्लाई करें और कमीशन लें। लेकिन मार्क्स ने सोचा क्यों ना अपनी खुद की ऑयल ट्रेडिंग कंपनी बनाई जाए। 1907 में डक पेट्रोलियम के साथ मिलकर उन्होंने कंपनी बनाई और उसका नाम रखा शेल। शेल ने जल्दी ही दुनिया की टॉप ऑयल सप्लाई कंपनी बन गई। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश आर्मी को सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई शेल ने किया और कई डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि अगर शेल नहीं होती तो एलाइज शायद जर्मनी को हरा नहीं पाते। वर्ल्ड वॉर के बाद यह क्लियर हो गया कि 20th सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑयल है। जिसके पास भी कंट्रोल होगा वही वर्ल्ड पर रूल करेगा और शेल स्टैंडर्ड ऑयल को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी मिल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन ऑयल का बड़ा चैलेंज ये था कि सप्लाई बढ़ाना आसान नहीं था। ऑयल रिजर्व्स कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के पास थे और एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करना एक्सपेंसिव था। जिन कंट्रीज़ के पास रिजर्व्स थे वे बहुत प्रोटेक्टिव थे। इसलिए मार्क्स ने सोचा कोई ऐसा कंट्री ढूंढा जाए जो रिसोर्स रिच हो, पूर हो और करप्शन भी हाई हो। ऐसे कंडीशंस सिर्फ अफ्रीका के वेस्ट में नाइजीरिया में पूरी होती थी। नाइजीरिया में पूरे अफ्रीका के सबसे बड़े ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स थे। 1940 में मार्क्स ने नाइजीरिया में अपनी कंपनी सेटअप कर ली। शेल ने नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर ली और प्रॉफिट और पावर के लिए इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लोगों के ड्रिंकिंग वाटर और फील्ड्स को कंटेमिनेट किया। फार्मर्स डरते थे कि गलती से उनके फील्ड्स बर्न न हो जाए। रिवर्स में ऑयल के कारण वाटर कम हो गया। कई फार्मर्स अपने फील्ड्स तक ऑयल में वॉक कर रहे थे। लोगों में कैंसर और नई डिजीजेस फैलने लगी। लेकिन गवर्नमेंट पार्टनर थी तो प्रोटेस्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं था। 1990 में शेल के खिलाफ प्रोटेस्ट पर आर्मी बुला ली गई। 80 लोग किल्ड हुए और 600 हाउसेस बर्न्ट कर दिए गए। 3 साल बाद 1993 में न्यू पाइपलाइन के खिलाफ प्रोटेस्ट पर एक आदमी की डेथ और 11 लोग इंजर्ड हुए। नाइजीरियन आर्मी और जनरल्स को भी शेल ने ह्यूज फंडिंग दी। स्टेट ऑफ द आर्ट गन्स और हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए गए। अब सबका इंटरेस्ट एक था। प्रोटेस्ट्स की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन एक आदमी इन सारा विवाह केन ने शेल के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट किया। प्रेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स में लोगों को अवेयर किया और क्राउड बढ़ गई। केन का मिशन था शेल को नाइजीरिया से बाहर निकालना। शेल ने उसे बाय करने की कोशिश की लेकिन फेल्ड रही। केन और उसके साथियों ने ऑपरेशंस रोकना स्टार्ट किए। ऑयल ट्रक्स को रोड पर ब्लॉक किया। प्लांट इंजीनियर्स को थ्रेटन किया गया। शेल ने नाइजीरियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ मिलकर केन को रिमूव करने की योजना बनाई। वीक्स बाद उनके गांव के लोकल चीफ्स को किल कर दिया गया और ब्लेम सेंटर और उनके साथियों पर लगाया गया। 1 साल बाद केन और उसके 9 साथियों को फांसी दिया गया। मैसेज क्लियर था, जो भी शेल के अगेंस्ट जाएगा उसका यही रिजल्ट होगा। शेल ने मीडिया और कॉमन पीपल में भी अपना इमेज बनाने के लिए मीडिया कैंपेन्स किए, जैसे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी में इन्वेस्ट करता है। दिसंबर 2011 में 40,000 बैरल्स नीजर रिवर में लीक हुए। रिवर किल हो गया, फिश मर गईं, सराउंडिंग फील्ड्स डिस्ट्रॉयड हो गए, ड्रिंकिंग वाटर खत्म हो गया। इसके बावजूद शेल ने कहा यह लीक नाइजीरियन पेट्रोलियम वर्कर्स की गलती है। 2017 में एक स्टडी में पाया गया
कि नाइजर रिवर के 10 किलोमीटर रेडियस में रहने वाले बच्चों के पहले मंथ में 50% मोर्टेलिटी रेट और फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ गए। आज भी कई ग्रुप्स आर्म्ड होकर शेल और नाइजीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। एक कंपनी ने अपनी ग्रीड और पावर के लिए पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इंसान मनी और पावर के लिए किस हद तक गिर सकता है? दूसरे इंसान की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहती। ऐसे कई सीक्रेट्स और क्राइम्स हैं जिन्हें आगे आने वाली वीडियोस में रिवील किया जाएगा। आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।